सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में किस तरह कुछ अहम तरीन सलाहियतमंद और नॉलेज रखने वाले और मुख्तलिफ़ सियासी मैदानों में काम करने वालों को उनकी नॉलेज से फ़ायदा उठाने की कोशिश होती है। अभी जो इस वक्त गैर सियासी तौर पर पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़ा तबका, कबायली तबका, मुसलमान ये सब कर रहे हैं, उसमें से एक अहम तरीन तंजीम का जो नाम आता है वो BAMSF, या फिर यूँ कहा जाए कि वामन मिश्राम साहब की जो इस वक्त की एक विंग चल रही है तंजीम। और इनका अहम अलग अलग मुद्दों पर बात होती है। RSS के अभी नागपुर में जो उनके हेडक्वार्टर पर धावा बोलने की कोशिशें हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर के। पूरे भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में उनके लीडर्स काम करते हैं। उनमें से एक अहम तरीन लीडर इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले वामन मिश्राम भी आ चुके हैं और भी बहुत सारे BAMSF से जुड़े हमारे लीडरान हमसे गुफ्तगू कर चुके हैं मुख्तलिफ़ मसाइल पर। आज ही हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके सामने लखनऊ की वो वीडियो दिखाई थी जिसमें EVM के ख़िलाफ़ लगातार एहतिजाजात जारी हैं। उसी के सिलसिले में भी गुफ्तगू होगी। जो इस वक्त हमारे साथ शख्सियत मौजूद है उनका नाम है सुधीर नाग साहब। ये जो है भारत मुक्ति मोर्चा के इंचार्ज हैं इस वक्त नेशनल सतह पर, और जो है साउथ इंडिया में रिव्यू इंचार्ज हैं। इस वक्त जो है साउथ इंडिया के दौरे पर हैं, तो सोचा कि उनसे कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें, तो उनको तकलीफ़ देने की कोशिश की। सुधीर नाग साहब, आपका जो है इस्तकबाल है। आप फील्ड में रहते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल आप जानते हैं क्या कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में पता चला जुमेरात के रोज़ के जो है आपके यहाँ एक EVM को लेकर के ख़ास मीटिंग हुई कांग्रेस के लीडरान की। मैं EVM के सिलसिले में आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इसमें आपकी टीम जो है, आपकी पार्टी बहुत काम कर रही है। तो रात में जो है राहुल गांधी का, शाम में राहुल गांधी के सिलसिले में मामला शुरू हो जाता है। आखिर ये EVM के चक्कर में हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में आपको कुछ समझ में आ रही है बात क्या है ये? एक्चुअली ये मामला ऐसा है, शरद पवार साहब ने 16 मार्च को उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा और अपोजिशन पार्टी के लोगों को उन्होंने EVM के बारे में डिस्कशन के लिए बुलाया। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें ये था कि मदन लोकुर, जस्टिस मदन लोकुर, इन्होंने दो रिपोर्ट है वो 2 रिपोर्ट पब्लिश किए थे। लगभग उनका एक कमेटी है, वो कमेटी के माध्यम से उन्होंने 2 रिपोर्ट पब्लिश किए थे। जस्टिस मदन लोकुर ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है। तो उन्होंने 5 मार्च 2020 को एक कमेटी बनाई। वो कमेटी का नाम है सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन। तो उसके माध्यम से उन्होंने लगभग 21 और 22 के बीच में 2021 के दरमियान 2 रिपोर्ट पब्लिश किए। उस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि उन्होंने एक 47 पेज का एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। और उनका ये कहना था, वो रिपोर्ट का जो टाइटल था, उनका टाइटल ये था कि इज़ द इंडियन EVM एंड VVPAT फिट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये 47 पेज का डॉक्यूमेंट था और उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट लोग उसमें इन्वॉल्व थे। बहुत सारे सवाल उसके उन्होंने रेज किए उसके ऊपर, EVM के ऊपर, VVPAT के ऊपर। दूसरा जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया वो रिपोर्ट था आर इंडियन इलेक्शन फ्री एंड फेयर। क्या इंडिया के इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? तो उसको उस रिपोर्ट को उन्होंने 74 पेज का रिपोर्ट बनाया और इसके बारे में लगभग उन्होंने ये पब्लिक डोमेन में छोड़ दिया। अच्छा, तो इस रेफरेंस में शरद पवार जी का जो लेटर है उसमें उन्होंने अभी हाल ही में उनके एक कमेटी में
जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, उसमें देव सहायम ये एक तमिलनाडु के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और उन्होंने बहुत सारा उसमें उनका योगदान है। तो उन्होंने लगभग 17 क्वेश्चन किए अभी हाल ही में 2022 को 2 मई 2022 को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने लेटर लिखे। लेटर लगभग 9 पेज का लेटर है, उसमें उन्होंने 17 क्वेश्चन किए। 17 क्वेश्चन किए 2 मई 2022 को, और उसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन के लोगों के द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा आज तक नहीं दिया गया। और अभी हाल ही में उन्होंने द वायर न्यूज़ है, द वायर, उसमें रिमोट वोटिंग के बारे में, रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में उन्होंने बताया था। तो 6 जनवरी 2023 को, इसी साल, रिमोट वोटिंग की चर्चा वो लोग कर रहे थे। तो देव सहायम उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोगों ने पहले ही आपको ये 17 क्वेश्चन किए, उस 17 क्वेश्चन के जो हमने 17 क्वेश्चन रेज किए हैं, उस 17 क्वेश्चन के आप लोगों ने जवाब नहीं दिए, और ये रिमोट वोटिंग का मामला आप खड़ा कर रहे हो। तो जो वायर है उन्होंने उसमें से 11 क्वेश्चन को उसमें उन्होंने दिया। और जब मैंने देखा तो वहाँ मतलब ये पब्लिक डोमेन में रखा हुआ था। उन्होंने, देव साहब ने वो सारा 17 क्वेश्चन का लेटर, उसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो क्वेश्चन रेज किए, वो क्वेश्चन किसने रेज किए, तो लगभग 44 लोग जो एकेडमिशियन है, प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट, एकेडमिशियन, प्रोफेशनल लोगों ने सवाल किए। ये 44 लोग हैं, और आईएएस लोग, आईपीएस लोग, आईआरएस लोग लगभग 68 है, और वो उनका नाम के साथ वो लेटर डिटेल है। तो उसमें 68 लोग आईएएस ऑफिसर है, सब मतलब कि 112 लोगों ने क्वेश्चन किए। तो इलेक्शन कमीशन एज पर आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को लोगों के दिल और दिमाग में उनके प्रति संदेह नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये लगाई है, सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों के, ऐसे लोगों के सवाल है जो लोग उस प्रोसेस से गए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। 17 क्वेश्चन, आपको मैं वो पूरा डेटा मैं दे दूंगा। 17 क्वेश्चन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 17th। उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई पहले जब बैलेट से चुनाव होता था तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके, प्रिंटिंग से लेके, बॉक्स, जो बॉक्स बनते थे, प्रिंटिंग होता था, पेपर प्रिंट होता था, बैलेट का जो सारा मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्पैच तक सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होता था। अभी ईवीएम जो है, ये ईवीएम किसके कंट्रोल में है, तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो बेंगलोर की है कंपनी, ये पब्लिक सेक्टर है। ईसीआईएल, ये ईसीआईएल जो है ये हैदराबाद की कंपनी है, ये भी पब्लिक सेक्टर है। हाँ, ये पब्लिक सेक्टर है। तो ये दोनों पब्लिक सेक्टर ईवीएम बनाने वाले हैं, वीवीपीएटी बनाने वाले, ये यहाँ पर बनाई जाती है वीवीपीएटी मशीन, ईवीएम मशीन। तो अभी इलेक्शन कमीशन का डायरेक्ट कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। अभी इनके ऊपर किसका कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है।
मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल है। मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल है, इसका मतलब किसका कंट्रोल है? तो रूलिंग पार्टी का उसके ऊपर कंट्रोल है। और जो चिप मंगाई जाती है, उसमें लगाई जाती है, वो चिप पहले ये लोग चिप लेते थे जापान से, 2 टर्म जापान से चिप लिया गया, और चिप बनाने वाले केवल 3 ही देश है। तो अभी जो चिप ली जाती है वो अमेरिका से ली जाती है। तो सबसे बड़ा जो घोटाला है यहाँ पर है, चिप में है। और ये चिप बाहर से मंगाते हैं, इंडिया का नहीं है। एक तो ईवीएम, जो ईवीएम इंडिया में यूज की जाती है उसको पेटेंट नहीं है। जो वीवीपीएटी इंडिया में यूज की जाती है उसको पेटेंट नहीं है। तो उन्होंने वहां पर ये सारे सवाल किए, और उन्होंने दूसरी सबसे भयानक बात ये कही कि ये जो ईवीएम है, वीवीपीएटी है, ये तो आपने बताया, उसके अलावा जो सिंबल लोडिंग जीप होता है, उस सिंबल लोडिंग जीप के बारे में इलेक्शन कमीशन ने उनके वेबसाइट पर जरा सा भी जिक्र नहीं किया। क्या और वहां प्राइवेट इंजीनियर को लगाकर जिनको मतलब जो धांधली करना है, घोटाला करना है, वह जो चिप के अंदर सीक्रेट कोड, जो कोड डिकोड जो मामला है, वो कहीं पर भी एक जगह बैठ के सारे रिकॉर्ड वो चेंज कर सकते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर सकते हैं बैक वक्त में बैठ के। इतना बड़ा भयानक मामला है, तो उसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं। तो इलेक्शन कमीशन में भी कमियां हैं। इलेक्शन कमीशन खुद बिका हुआ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन का आज से ये मामला नहीं है। 1952 से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने क्या कहा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने के लिए, सस्टेन रखने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ये अगर कंटिन्यू रखना है तो 2 चीज़ों की जरूरत है। एक है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, एंड दूसरा है स्ट्रांग अपोजिशन। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 1952 से इंडिया में मनी माफिया, मीडिया, इनका सहारा लेते लेते ये लोग, एक्चुअल देखा जाए तो ब्राह्मण जो लोग हैं उनकी संख्या 3.5% है। जिन लोगों की संख्या 3.5% है, वो लोग आज की तारीख में उनका जो नेशनल पार्टीज है, कांग्रेस ब्राह्मण का पार्टी, बीजेपी ब्राह्मण का पार्टी, सीपीएम ब्राह्मण का पार्टी, सीपीआई ब्राह्मण का पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण का पार्टी, आम आदमी पार्टी, बनिया का पार्टी, तो जिनकी संख्या कम है वो लोग वहां पर ज्यादा है पार्लियामेंट में, और जिनकी संख्या ज्यादा है उनका एक भी नेशनल लेवल का दल नहीं है। मतलब ये कैसे किया उन्होंने, ये ब्राह्मणों का टोटल पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, मनी माफिया, मीडिया। इतना ही नहीं तो बाद में 1989 से 2004 तक क्या हुआ था, इंडिया में जो सामाजिक बदलाव, जो सोशल चेंज, इंडिया में जो सोशल चेंज के माध्यम से जो आंदोलन हो रहे थे, उसका नतीजा क्या हुआ, और पॉलिटिकल लेवल पर जो हमारे लोगों का एमरजेंस होने लगा, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज लोगों का जो एमरजेंस होने लगा, तो 1989 से 2004 तक अगर हम देखते हैं, ये अगर दौर देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है। इसके लिए एक किस्सा आपको बताता हूं। कांशीराम साहब को, मान्यवर कांशीराम साहब को 1988 में जो यूपी का हालत, उसके पहले बताता हूं यूपी का हालत क्या था। यूपी में 52.4% OBC के लोग हैं। उसमें से 52.4% में से जो MBC लोग हैं, इनकी संख्या 26.4%, MBC लोगों की। लेस बैकवर्ड लोग जो है, कुर्मी है, यादव है, इनकी संख्या 18%। और जो मुस्लिम लोग हैं, इंक्लूडिंग इसमें मुस्लिम लोग इंक्लूड करते हुए 8% उनकी संख्या है। तो टोटल OBC की संख्या 52%, MBC की संख्या 26.4%, उसमें 76 कास्ट के लोग हैं। उस टाइम वो जो 76 कास्ट के लोग थे, जिनकी संख्या
26.4% थी, वो लोग 1988 में कांशीराम साहब को मिलने गए। कांशीराम साहब का उस वक्त वीपी सिंह के विरोध में वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उन लोगों ने, उनका डेलीगेट, उन लोगों ने क्या कहा कांशीराम साहब को कि भाई हमारा आपके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और एकमात्र लीडरशिप, बहुजन समाज का एकमात्र लीडरशिप आप ही है आज की तारीख में, तो हमारा आपके ऊपर भरोसा है। तो कांशीराम साहब ने उनको कहा कि आप मुझसे क्या चाहते हो। तो उन्होंने क्या कहा, जो एमबीसी के लोग हैं जिनकी संख्या 26.4% है, उन्होंने कहा कि हम केवल असेंबली का मुंह देखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1952 से लेके 1989 तक किसी भी पार्टी ने इन लोगों को टिकटें नहीं दी। 1952 से लेके 1989 तक। तो उसका उस वजह से क्या हुआ, कांशीराम साहब ने कहा ठीक है, मतलब इन लोगों को किसी भी पार्टी ने, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इन लोगों ने किसी ने भी टिकटें नहीं दी। फर्स्ट टाइम 1989 को कांशीराम साहब ने टिकटें दी। 1989 में टिकटें दी, तो उसके बाद 1989 के बाद 91 में सरकार गिरी। 91 के बाद कुछ लोगों को, मतलब 89 में कुछ लोग चुनकर आए, 89 में कुछ लोग चुनकर आए, 91 में कुछ लोग चुनकर आए, अगेन सरकार गिरी 93 में। 93 में कुछ लोग सरकार आए, गिर गए, चुनकर आए। 93 में कुछ लोग, मतलब सरकारें गिरी, 93 में भी सरकार गिरी। इसके बाद अगेन 95 में सरकार गिरी। 3 जून 1995 को फर्स्ट टाइम कांशीराम साहब का सरकार वहां पर आया, गवर्नमेंट आई कांशीराम साहब की। तो इसका मतलब क्या है, कांशीराम उसके बाद भी अगेन 97 में गिरी। तो जो कहने का मतलब यह है कि जो सरकारें 5-5 साल चलने वाली सरकारें गिरने लगी। ये गिरने क्यों लगी? तो कांशीराम साहब ने ये कहा, 1998 में उन्होंने, उनका एक स्पीच अवेलेबल है, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये सरकारें गिरने क्यों लगी, बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया इंडिया में जब शुरू हुई, जब दबे कुचले लोगों को प्रतिनिधित्व मिलने लगा, रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, तो ये सरकारें गिरने लगी। केवल असेंबली ही नहीं, तो देश की पार्लियामेंट की सरकारें भी गिरने लगी। पांच ये अभी ये तो तारीख है, ये तो पता है कि जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा तबका जो है वो पूरे शोबे में इस वक्त हावी हो चुका है, जैसे जिन लोगों का, जिस समाज का आपने नाम लिया है। अब असल वजह आप लोगों का कहना है, बैम साहब का मानना ही है कि ये जो है पूरा घोटाला हो रहा है। तो अब आपका जो है कौमी सतह पर क्या काम चल रहा है, पूरे भारतीय सतह पर, कि किस तरह इसको ईवीएम को हटाया जाए और जो है एक बाकायदा पहले के एक इसमें जो इसमें बहुत काम हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है आपका काम? वही मैं ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1989 से 2004 तक जो हालात देश में निर्माण हुई थी, उसका नतीजा हम लोगों को देखने को क्या मिला था कि अनस्टेबल गवर्नमेंट। आप अगर देखेंगे 1989 से 2004 तक, एक मुझे सीएम बताओ, पीएम बताओ, एक प्राइम मिनिस्टर बताओ कि जिन्होंने 5 साल का रूल कंप्लीट, 5 साल का टर्म कंप्लीट किया हो, एक भी नहीं मिलेगा। ये हालात निर्माण हमारे वजह से हुई थी देश में, क्योंकि हमारा 1978 से ऑर्गेनाइजेशन शुरू है, तो ये हालात हमारे वजह से निर्माण हुई थी। उसके बाद क्या किया ब्राह्मणों ने, जैसे कांशीराम साहब ने 2 महीने के पीरियड में 1,45,000 गुंडों को अरेस्ट करवाया 3 जून 1995 के दरमियान। उसके बाद कांशीराम साहब का एक काम आपको बताने के बाद ये बताऊंगा, 72 से लेके 1994 तक जो जमीनें लोगों को दी थी, कांग्रेस चाहे बीजेपी हो, इन लोगों ने, तो केवल नामधारी
लोगों को ओनरशिप नहीं दी थी। तो कांशीराम साहब के काम की वजह से क्या हुआ, उन्होंने लगभग 7 लाख एकड़ जमीन लोगों को दी और उस वजह से उनका पार्टी नेशनल लेवल पर आया। इतना सारा काम हुआ तो उसके वजह से क्या लगा ब्राह्मणों को कि अगर जो मैंने पहले बात की, एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए एंड फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। तो कांशीराम साहब ये बात करते थे कि वोट हमारा, रास्त तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा मीन्स हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो 85 to 90% लोग हैं। अगर मान लो कि किसी पार्टी को केवल मान लो 11 करोड़ या 12 करोड़ जिस पार्टी को वोट मिलता है वो रूलिंग में आती है। मगर यहाँ क्या हुआ, वोट हमारा है, रास्त तुम्हारा कैसे चल रहा है। फिर कांशीराम साहब ये बात उठा रहे थे, वोट भी दो नोट भी दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात कांशीराम साहब कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये नेशनल लेवल पर आ गए तो हमारा मामला अभी बिगड़ने वाला है। तब जाके उन्होंने क्या किया, EVM लाया। 2004 से EVM लाया। EVM लाने के बाद क्या हुआ, 2004 स्टेबल गवर्नमेंट, 2009 स्टेबल गवर्नमेंट। जो PM 1989 से 2004 तक जो प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं बनता था आदमी, वो 10 साल कंटिन्यू हुआ यहां पर EVM की वजह से। 2014 नरेंद्र मोदी, 2019 स्टेबल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी। मतलब यहां 10 साल, यहां 10 साल। आपको HD देवेगौड़ा के बारे में बताता हूं। उनको HD देवेगौड़ा को 1 जून 1996 को HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने और जैसे उन्होंने OBC कास्ट बेस्ड सेंसस की बात की, उनको 21 अप्रैल 1997 को उनका मामला रफा दफा कर दिया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो पॉपुलेशन इंडिया का ज्यादा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उनके फेवर की बात की तो उनका मामला रफा दफा कर दिया। और जो 2002 में जिन्होंने गोधरा कांड किया, हत्याएं की CM रहते हुए, उनको देश का ताज पहनाया। तो मतलब ये है कि जो है वोटिंग सिस्टम में बिगाड़ है, EVM को बदलना ज़रूरी है, लोगों में तहरीक लाना बहुत ज़रूरी है। तो राजदी ग्राम में वक्त हो चला है इस वक्त जो है हमारा, और हज़रत बहुत लंबी बात कर रहे हैं, तारीख़ पूरी बता रहे हैं कि कैसे जो है इस पर कब्ज़ा किया जा सकता है, कैसे एक बहुत बड़े तादाद में रहने वाले तमाम तबक़ात को नीचे गिरा करके 3.5% के लोग जो है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश किए, और क्यों EVM लाया गया और EVM लाने के बाद किस तरह जो है हुकूमतें स्टेबल रहीं, फिर वो हुकूमतें गिरे नहीं। इस पर एक लंबी दास्तान है। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा तो जो इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। मुझे और मेहमान को इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।